नमस्ते प्यारे बच्चों, 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो प्रश्न पत्र आएगा फाइनल एग्ज़ाम में और प्री बोर्ड में भी, वो किस तरीके का आएगा और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। या कौन सा प्रश्न कितने अंक का आएगा, ये भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जो प्रथम प्रश्न होगा, अपठित अवबोधनम। प्रथम प्रश्न अपठित अवबोधनम। जो अपठित अवबोधनम में प्रश्न आएगा आपका, वो 10 अंक का होगा। यानी कि अपठित अवबोधनम 10 अंक का है। 10 अंक में पहले क्या होता था कि आपको कोई 5 प्रश्न दे दिए जाते थे और उन 5 प्रश्नों के उत्तर आपको अपठित गद्यांश में से, यानी कि कोई गद्यांश दे दिया जाएगा, उस गद्यांश में से छांट कर आपको उनके प्रश्नों के उत्तर देने होते थे। लेकिन अब की बार आपका ये पैटर्न चेंज हो गया है। अब की बार आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा, अपठित गद्यांश। उस गद्यांश को पढ़कर आपने प्रश्नों के उत्तर तो देने हैं, लेकिन वो अलग अलग तरीके से। किस तरीके से? जैसे जो एक प्रश्न, पहला जो अभाग होगा, उसमें क्या होगा, एक पद में उत्तर दो। 2 प्रश्न करने हैं, मतलब 3 प्रश्न दे देंगे और उसमें से आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं। मतलब एक पद में खाली आपको जहाँ पे प्रश्न पूछा गया, जैसे का, कस्मिन, किम, इन जगहों पे आपको प्रश्न पूछा गया है, तो आपको इनकी जगह उत्तर देना है, लेकिन देना एक पद में है, गद्यांश में से छांट कर। तो 2 प्रश्न आपने करने हैं 2 नंबर के। फिर जो ब भाग होगा इसी अपठित गद्यांश का, उसमें भी आपको 3 प्रश्न दे दिए जाएंगे, लेकिन करने आपको केवल 2 ही प्रश्न हैं और ये 2-2 नंबर के होंगे। ऊपर वाला जो प्रश्न है वो 1-1 नंबर के, यानी कि 2 नंबर का होगा। जो ब भाग है वो 4 नंबर का होगा। तो आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं, इनमें से 3 में से छांट के, इस गद्यांश में से 2-2 नंबर के। 1 नंबर का होगा इस अनुच्छेद के लिए शीर्षक। शीर्षक क्या होता है बच्चों? जो वो गद्यांश है, वो जिसके बारे में बता रहा है, जिसके विषय में उस गद्यांश में बताया गया है, वो उस गद्यांश का शीर्षक होता है। जैसे यहाँ पे पहले से ही पता चल जाता है, संस्कृतम ही सर्वासाम भाषाणाम जननी अस्ति। तो इसका मतलब यहाँ पे संस्कृत भाषा के ऊपर बताया गया है। तो आप बता सकते हो संस्कृत भाषायाः महत्वम। इसका शीर्षक है संस्कृत भाषायाः महत्वम, या संस्कृत भाषा लिख दोगे वो भी चल जाएगा इसमें। तो ये शीर्षक होगा। फिर जो द भाग होगा, यथा निर्देशम उत्तरत, यानी कि जो उसने निर्देश दिया है उसके अनुसार आपको उत्तर देना है। ये 3 नंबर का होगा बेटे। और इसमें 3 प्रश्न आपको सोल्व करने हैं 4 में से। जैसे कोई विलोम पूछ लिया या कोई क्रियापद पूछ लिया, जैसे महाभारतम अपि संस्कृत काव्यम अस्ति अत्र किम क्रियापदम। यहाँ पे क्रियापद क्या है? क्रियापद मतलब वर्ब, क्रिया। तो यहाँ पे अस्ति है ना, जो वो क्रियापद है। या विशेषण विशेष्य पूछ लिया, महद महद इति विशेषण पदस्य विशेष्य पदम किम अस्ति। तो गद्यांश में जो महद होगा उसके साथ आप जोड़ करके बता सकते हैं। या कोई कर्तृपद पूछ लिया, विलोम पूछ लिया, संधि पूछ ली, कोई समास पूछ लिया। तो इस तरीके से आपको इस गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। आगे जो दूसरा प्रश्न होगा वो बहुत आसान, सभी बच्चे इसमें भी 4 में से 4 अंक ले सकते हैं। दोनों प्रश्न बड़े आसान होते हैं। आपकी जो पाठ्य पुस्तक है या आपकी जो भी गाइड है या जो भी आपके पास क्वेश्चन बैंक है, उसके अंदर जो भी आपके पत्र दिए गए हैं या जो चित्र वर्णन दिया गया है, आप उनको भी अगर तैयार कर लोगे तो आपके ये 8 नंबर जरूर आपको मिल जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, एक प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, उस प्रार्थना पत्र में खाली स्थान दिए जाएंगे 4 और 4 ही आपको शब्द दिए जाएंगे अलग अलग। तो आपको एक मंजूषा, एक बॉक्स में से 4 शब्दों में से कौन सा शब्द कहाँ पर फिट बैठेगा, तो वो आपको भरना है। वैसे ज़्यादातर ये आप तभी कर सकते हो इसको जब आपको उस प्रार्थना पत्र की टूटी फूटी जैसी भी हिंदी आती है वो कर सको, तो आप उसको भर सकते हो। आपको प्रार्थना पत्र आना चाहिए कि कैसे लिखते हैं। तीसरा प्रश्न होगा चित्र वर्णन। इसमें एक चित्र दिया जाएगा, उस चित्र को देख करके आपको एक बॉक्स दिया होगा, उस बॉक्स में उस चित्र में भरने वाले
शब्द दे रखे होंगे तो किस लाइन में कौन सा शब्द आएगा, कौन सा आंसर आएगा, ये आपको भरना है। फिर उसके बाद जो आपका 4th क्वेश्चन होगा वो होगा गद्यांश की हिंदी भाषा में सप्रसंग सरलार्थ। अब आपको प्रसंग में क्या होता है कि वो गद्यांश कौन से पाठ में से, कहाँ से, किस लेखक के द्वारा लिखित है, कहाँ से लिया गया है, उसका व्याख्या, उसका भावार्थ और शब्दार्थ सहित आप उसकी जब व्याख्या करेंगे तो 4 अंक एग्जामिनर जरूर देता है। फिर 5वां जो क्वेश्चन होगा वो होगा श्लोक की हिंदी भाषा में व्याख्या। सेम ऊपर तरह ये श्लोक की हिंदी भाषा में व्याख्या, इसमें आप प्रसंग लिखोगे, सरलार्थ लिखोगे, भावार्थ लिखोगे और शब्दार्थ लिखोगे, तब जाकर के आपको 4 अंक मिलेंगे। फिर जो 5वां क्वेश्चन होगा आपका छठा क्वेश्चन जो होगा 2 सूक्तियों का भावार्थ अथवा अन्वय। अब सूक्तियों का भावार्थ क्या होता है, 2 लाइन कोई भी, मतलब 3-4 सूक्तियाँ आपको दे देंगे, उसमें से कोई 2 आपको भावार्थ, उसका प्रसंग और भावार्थ लिखकर हल करनी है। अथवा कोई श्लोक दे देंगे आपकी पाठ्य पुस्तक में से और आपको कहेंगे कि इसका अन्वय भरो। अन्वय क्या होता है, जिस तरह से आप उस श्लोक की व्याख्या करते हो, उस श्लोक की हिंदी करते हो, तो उस हिंदी के अकॉर्डिंग ही संस्कृत में शब्दों को क्रमानुसार रख दिया जाता है। मतलब श्लोक में तो कोई शब्द कहीं होता है, कोई शब्द कहीं होता है, और उसकी व्याख्या आप अपने कर्तृपद और क्रियापद के अनुसार करते हैं, या कौन सी बात कहाँ आनी चाहिए वो रख करके आप उसकी हिंदी करते हैं। उसी तरीके से अन्वय में भी संस्कृत के शब्दों को सीरीज में रखना है, जिस तरीके से आपको हिंदी उसकी करनी होती है। और ये मंजूषा दी होगी, उसमें से आपको छांट कर भरने हैं। तो इसमें ऑप्शन होगा आपका 2 सूक्तियों की व्याख्या करो या श्लोक का अन्वय लिखो। और अगला जो प्रश्न होगा वो आपको गद्यांश को पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। संस्कृत में एक गद्यांश दे दिया जाएगा आपके पाठों में से, और उन पाठों में से उस गद्यांश को पढ़कर उसके प्रश्नों के उत्तर आपने संस्कृत में लिखने हैं। उसके बाद श्लोक को पढ़ करके उसके प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखने हैं। तो ये भी आपको व्याख्या थोड़ी आनी चाहिए, तभी आप इनको कर सकते हो। अगला जो प्रश्न होगा वो होगा प्रश्न निर्माण करना। आपको 3 रेखांकित शब्द दे दिए जाएंगे पूरी लाइन में, उनको रेखांकित करके और आपको कहा जाएगा कि इनकी जगह प्रश्न निर्माण कीजिए, तो आपको वो करना होगा। प्रश्न निर्माण करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप किम का शब्द रूप याद कीजिए। तीनों लिंगों में किम का शब्द रूप अगर आप याद कर लेंगे तो आपको प्रश्न निर्माण करने में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी। अगला जो प्रश्न होगा, प्रश्न पत्र में लिखित श्लोकों को छोड़कर, जो श्लोक प्रश्न पत्र में आए हैं उन श्लोकों को छोड़कर आप पाठ्य पुस्तक से कोई भी एक कंठस्थ श्लोक संस्कृत भाषा में लिखेंगे। ना उसका प्रसंग लिखना, ना उसकी व्याख्या लिखनी, लेकिन कोई भी कंठस्थ श्लोक आप उसको अपनी पाठ्य पुस्तक से चुनकर लिख सकते हैं। तो इसके लिए आप बच्चे कोई भी 3 या 4, जो बच्चे ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं वो कम से कम 5 श्लोक जो भी आपको पसंद है जिस भी पाठ में से, उनको याद कर लीजिए, उनकी लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिए। और जो बच्चे कम कर सकते हैं वो 3 श्लोक तो कम से कम याद कीजिए, उन श्लोकों की रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, और वो 4 नंबर आपके फ्री के हैं, क्योंकि इसमें ना प्रसंग लिखना ना व्याख्या लिखनी, खाली संस्कृत में। अगर 2 लाइन का श्लोक याद करते हो आप तो 2 ही लाइन लिखनी है। अगला जो प्रश्न होगा आपका, उसमें 3 प्रश्न आएंगे, अ ब स, यानी कि 1 2 3, उसी अगले प्रश्न के 3 भाग होंगे। इसमें एक संधि पर आधारित प्रश्न ये पूछ लेंगे, संधि किसे कहते हैं, उसके भेद लिखिए, स्वर संधि की परिभाषा, व्यंजन संधि की परिभाषा, विसर्ग संधि की परिभाषा, दीर्घ गुण यण वृद्धि अयादि, जो 5 भेद हैं स्वर संधि के, इनकी परिभाषाएं। बस यही प्रश्न ज़्यादातर आते हैं। तो आप कम से कम ये 8 प्रश्न बनते हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और 5 दीर्घ गुण यण वृद्धि अयादि ये। और एक और क्वेश्चन कर सकते हो आप इसमें, संधि किसे कहते हैं, कारक, 6 कारकों की परिभाषाएं, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबोधन, और ये याद कर लें। और समास, अविभाव, तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व,
और बहुब्रीहि समासों की परिभाषाएं आप याद कर लें। परिभाषा के साथ साथ उदाहरण याद कर लें इनके। बिना उदाहरण के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन ये 6 मार्क्स के आएंगे। 2 नंबर की संधि, 2 नंबर के कारक, 2 नंबर के समास। और शब्द रूप और धातु रूप जो आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं उन्हीं में से ही पूछे जाएंगे। ये 4-4 अंक के आएंगे आपके, और 4 अंक में आपको यही पूछ लेंगे। जैसे आपका बालक का शब्द रूप है तो आपको ये पूछ लेंगे कि बालक शब्द रूप पंचमी भक्ति एक वचन लिखिए, या लता शब्द रूप सप्तमी भक्ति द्विवचन लिखिए। इस तरीके से आपको पूछे जाएंगे। और धातु रूप में भी यही, पठ धातु, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन लिखिए। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी धातु कैसे चलती है, कौन से लकार में कैसे चलती है, लकार क्या होते हैं, लकारों में मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष क्या होते हैं, एक वचन द्विवचन का क्या सिस्टम है, ये आपको पता होना चाहिए। और फिर अगला प्रश्न आएगा उपपद विभक्ति। ये भी पाठ पर आधारित जो अभ्यास है उसको आप अच्छे से कीजिए। उन पाठों में जो उपपद विभक्ति संबंधित प्रश्न हैं वो आप ज़रूर करें। ये मैं कोशिश करूँगी कोई मैं वीडियो बनाऊँ जिसमें उपपद विभक्ति से संबंधित कुछ प्रश्नों को शामिल करूँ ताकि आप बच्चे उसको समझ सकें।